आपने क्या देखा सर वहाँ पे? आपने किसी बंदे को गोली लगते हुए या जख्मी होते हुए देखा वहाँ पर? देखिए, मैं जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ठीक, मैं उस वक्त एग्जैक्ट वहाँ पर मौजूद नहीं था। सही, मैं उस वक्त जा चुका था, लेकिन उससे चंद लम्हे पहले, लाइक आप कह लें कि तकरीबन 1 घंटा पहले मैं वहाँ पर था। और मैं जब वहाँ से निकल के, क्योंकि उससे पहले भी डी चौक की साइड पर फायरिंग की इतलात आई थी, और मैं उस वक्त मौजूद था ये ODDCL की बिल्डिंग के सामने वाले एरिया में। ठीक, और फिर लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के पास सॉरी पास से गुजरा, तो वहाँ पर बहुत आंसू गैस थी। ठीक है, तो मुझे उस वक्त फील हुआ, मैंने कहा अंदर मरीजों की क्या हालत होगी। तो क्योंकि ये बिल्कुल हॉस्पिटल्स नहीं अलाउ करते अंदर कैमरा ले जाना, क्योंकि ठीक है वहाँ पे मरीजों की राइट ऑफ प्राइवेसी भी होती है कि वो पेशेंट किसी भी कंडीशन में अंदर हो सकता है, तो आप कैमरा मत लेकर आए। तो मैंने फिर कोशिश किया कि मैं पेशेंट्स के जो 7 अटेंडीज हैं जी, जो हॉस्पिटल के बाहर आ जा रहे हैं, उनसे पूछूं कि हॉस्पिटल के अंदर क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या अंदर भी इसी तरह आंसू गैस के असर आता है। तो लोग मुझे बाहर निकले तो मुझे बताना शुरू किया कि अंदर बहुत बुरे हालात है, मरीज सांस नहीं ले पा रहे। तो उसी दौरान अंदर से मैंने 2 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जिन्होंने मुझे बताया कि अंदर 4 डेड बॉडीज मुजाहिरीन की पड़ी हैं, जलाई जा चुकी हैं। उस टाइम पे जो ऑपरेशन शुरू होने के पहले की बात आप कर रहे हो? जी, ऑपरेशन होने से शुरू होने से चंद में पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसको भी लोग बता रहे थे कि अंदर डेड बॉडीज पड़ी हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि इस मुल्क में सहाफ़ियों के पे तशद्दुद भी होता है, उठाया भी जाता है, मारा भी जाता है, और ये सिलसिला जारी है। और मतिउल्लाह जान साहब को आपने देखा कि जिस तरह फिल्म से उठाया गया, और उसके बाद फिर 2 दिन का जो रिमांड था वो दिया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको भी ख़त्म कर दिया, और अभी इस सिलसिले में हम ATC कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी असदुर साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। एक तो सर जो एक जर्नलिस्ट है उसको यूट्यूबर कहा जाता है, ठीक है, यूट्यूब पे वो करते हैं बेशक प्रोग्राम, लेकिन साथ में वो टेलीविज़न पे भी एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं। हमने देखा है, सहाफ़ी के नाम से एक प्रोग्राम है उनका नियो TV पे। उसके बावजूद यूट्यूबर कह के उस पर तनकीद करना, जिस तरह सुनो TV ने कल एक वीडियो चलाई, किस तरह देख रहे हैं आप इस मीडिया के किरदार को? देखिए ये बहुत ही गलाजत कल उछाली गई, और ये जाहिर करती है कि इस रियासत में और हमारे मीडिया में किस गलीज नस्ल के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इस किस्म के प्रोपोगंडे कर रहे हैं। और मतिउल्लाह जान को इन लोगों से सहाफ़त के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो 4 दहाइयों से सहाफ़त कर रहा है, ठीक है, और हमेशा से वो हर हुकूमत का नाक़िद रहे हैं, क्योंकि सहाफ़ी ताकतवर पर रिपोर्ट करता है, ताकतवर के लिए रिपोर्ट नहीं करता। और मतिउल्लाह जान वो सहाफ़ी हैं जिनको सब जानते हैं कि वो हमेशा ताकतवर पर रिपोर्ट करते हैं, कभी भी ताकतवर के लिए रिपोर्ट नहीं करते, ताकतवर का माउथ पीस नहीं बनते, ताकतवर का टाउट नहीं बनते, ठीक है। तो ये जो मर्जी इन्होंने जिस तरह का मर्जी जितना ये सब कुछ करके ये बुनियादी तौर पर खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये कितने गलीज लोग हैं, ठीक है। ये मतिउल्लाह जान को कुछ नहीं इससे फ़र्क पड़ता। कल मैं प्रेस क्लब में गया, यहाँ पे हम सारे मौजूद थे, तो जो ही प्रेस क्लब में कुछ एहतिजाज की बात हो रही थी मतिउल्लाह जान साहब के हवाले से, वहाँ पे गया तो एक अफवाह फैली हुई थी वहाँ पे कि जी असदुर साहब को उठा दे। यार मैं हैरान रह गया, कब उठाया? अभी तो हमारे साथ था। वो एक अफवाह फैल गई थी। हालांकि मैंने आपके नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उस टाइम पे आपका नंबर भी मुझे नहीं मिला। तो एक तो अफवाहें फैल रही थी, काफ़ी परेशानी हमें भी हुई कि एक बंदे को उठाया और फिर ऊपर से दूसरे को भी उठा रहे हैं। सर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, कह रहे थे वो कि फिल्म्स में एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी मतिउल्लाह जान साहब की जानिब से। उस वीडियो में ऐसा क्या था? आपकी बात हो रही थी अंदर कोर्ट रूम में भी, हमने देखा। वीडियो वाकई रिकॉर्ड हुई थी, नहीं हुई थी, क्या था? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे इल्म में नहीं है, मैंने मति भाई से नहीं पूछा कि कोई उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी कि नहीं। लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर इशारा दे रहे थे कि बस समझो कि मैं क्यों हुआ हूँ गिरफ्तार, और मैं वहाँ पे जिस चीज़ के लिए था उसमें कुछ था ऐसा कि जिस वजह से ये हुआ। उस तक वो पहुंच गए थे, आप कह रहे हैं? उनकी बातों से मुझे यही आइडिया हुआ है कि उनके हाथ काफ़ी डैमेनिंग एविडेंस लगी थी इस तमाम वाक़या से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद में हुआ है। तो और वो ज़ाहिरी बात है, जब वो ये एविडेंस इकट्ठे कर रहे होंगे तो वो खुफिया तौर पे तो नहीं इकट्ठे कर रहे थे, वो हॉस्पिटल में घूम फिर रहे थे, तो वहाँ पर एजेंसियों के लोग भी होंगे, तो उसी वक्त उन्होंने टिप कर दिया होगा कि भाई हमारा बयानिया तो ज़मीन पर जाने लगा है, ये शख्स यहाँ से एविडेंस लेके निकल रहा है, ये शख्स यहाँ से एविडेंस लेके निकल रहा है, तो इसीलिए उन्होंने उठाया है वहाँ से। कुछ तशद्दुद की कोई किया है उस पे उसके बाद, गाड़ी में उठाने के बाद? नहीं मति भाई पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, आज का पता नहीं है। लेकिन जब कल कोर्ट में मुलाकात तक जितना भी टाइम है, मैं कल सुबह उनसे जाके मिला भी था, उस वक्त जब वो हिरासत में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन पर कोई टॉर्चर नहीं हुआ था, ही वॉज फाइन, और
हाई स्पिरिट्स में थे, आपने इधर भी देखा कि वो कोई परेशान नहीं थे। तो यही मतीउल्लाह जान है, और क्योंकि ना पहली दफ़ा वो उठाया जा रहा है, ना पहली दफ़ा गिरफ्तार हो रहा है, तो फाइन। तो और तशद्दुद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन। लेकिन जज के रवैये को आप कैसे देखते थे? कल हमने देखा जज साहब कह रहे थे, मुझे तो आवाज़ आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि इसको जुडिशल वो रिमांड दे दिया जाए 30 दिन का। तो एजाज चीमा साहब सीनियर सहाफ़ी है, उनकी जानिब से कहा कि आवाज़ यहाँ से तो किसी ने नहीं की, कहीं और से आई होगी। तो ये अदालतों के किरदार को आप, ख़ासकर जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद होते हैं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह आप देखते हो? देखें, हमारी अदलिया को सोचना होगा, अगर आप ऐसे भूंडे मुकदमात में भी जुडिशल रिमांड देते रहोगे तो उनके पास तो ये इख्तियार रहेगा कि ठीक है ज़्यादा मुकदमा बाद में खारिज हो जाता है ना, लेकिन हमारा मुकदमा में सजा दिलवाना का हदफ होता है, क्योंकि हमारे पास तो सबूत होता ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि बस ऐसा मुकदमा कायम करो, अगले को 5-10 दिन अंदर रख लो, ठीक है। तो वो दर्ज करते रहेंगे, लोगों की आज़ादियों पर पाबंदियां लगाते रहेंगे, लोगों को 8-10 दिन का अपना हदफ हासिल करते रहेंगे। अब जाहिर बात है, इस वक्त वो एक शोर मचा हुआ है, एक हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ है। वो चाहते हैं कि ये वाक़या ज़रा पुराना हो जाए तो लोग खामोश हो जाएं। तो आपने कहा ठीक है, मतीउल्लाह जान ही इस पर सबसे ज़्यादा तहकीकाती स्टोरीज कर रहा है, इसको उठा लो। 8-10 दिन बाद लोग वैसे ही वाक़यात भूल चुके होंगे। इस मुल्क का न्यूज़ साइकिल इतना बड़ा है, इतने साने होते हैं कि एक से एक बड़ा साना हो जाता है, तो लोग पिछले साने को भूल जाते हैं। वो इस चक्कर में उन्होंने बस ये कर दी। सर, आप उस दिन डी चौक पे मौजूद थे, आपकी वीडियोस भी थी। आपने क्या देखा? हम भी थे वहाँ पे मौजूद, ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा सर वहाँ पे? आपने किसी बंदे को गोली लगते हुए या जख्मी होते हुए देखा वहाँ पर? देखें, मैं जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, ठीक, मैं उस वक्त एग्जैक्ट वहाँ पर मौजूद नहीं था। सही। मैं उस वक्त जा चुका था, लेकिन उससे चंद लम्हे पहले, लाइक आप कह लें कि तकरीबन 1 घंटा पहले मैं वहाँ पर था। और मैं जब वहाँ से निकल के, क्योंकि उससे पहले भी डी चौक की साइड पर फायरिंग की इतलात आई थी, और मैं उस वक्त मौजूद था ये ODDCL की बिल्डिंग के सामने वाले एरिया में, ठीक। और फिर लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के पास सॉरी पास से गुजरा, तो वहाँ पर बहुत आंसू गैस थी, ठीक है। तो मुझे उस वक्त फील हुआ, मैंने कहा अंदर मरीजों की क्या हालत होगी। तो क्योंकि ये बिल्कुल हॉस्पिटल्स नहीं अलाउ करते अंदर कैमरा ले जाना, क्योंकि ठीक है वहाँ पे मरीजों की राइट ऑफ प्राइवेसी भी होती है कि वो पेशेंट किसी भी कंडीशन में अंदर हो सकता है, तो आप कैमरा मत लेकर आए। तो मैंने फिर कोशिश किया कि मैं पेशेंट्स के जो 7 अटेंडीज हैं जी, जो हॉस्पिटल के बाहर आ जा रहे हैं, उनसे पूछूं कि हॉस्पिटल के अंदर क्या कंडीशन है, ठीक है। क्या अंदर भी इसी तरह आंसू गैस के असरात है। तो लोग मुझे बाहर निकले तो मुझे बताना शुरू किया कि अंदर बहुत बुरे हालात है, मरीज सांस नहीं ले पा रहे। तो उसी दौरान अंदर से मैंने 2 ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जिन्होंने मुझे बताया कि अंदर 4 डेड बॉडीज मुजाहिरीन की पड़ी हुई हैं जो लाई जा चुकी हैं। उस टाइम पे जो ऑपरेशन शुरू होने के पहले की बात आप कर रहे हो? जी, ऑपरेशन होने से शुरू होने से चंद में पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी लोग बता रहे थे कि अंदर डेड बॉडीज पड़ी हैं, ठीक है। और फिर आप देखें गार्डियन और BBC की रिपोर्ट्स भी यही कहनी है कि बहुत ज्यादा सर्जरीज हुई। ये इस हालत में लोग लाए गए कि उनको बेहोश करने का टाइम नहीं था, इतना खून बह चुका था कि फौरन सर्जरी करनी पड़ी। ठीक। तो फिर BBC की रिपोर्ट में हमने देखा एक डॉक्टर का बाकायदे तौर पे, आपने बयान भी सुना होगा सर, वो कह रहे हैं कि बाकायदे तौर पे इतनी सर्जरीज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की। हालांकि अगर बात की जाए सर, तो ये रोड सारे बंद थे, तो लोग फिर कहाँ से आए ये सर्जरीज? और इसके बावजूद जो हुकूमत का रवैया है, ख़ासकर अता तारड़ साहब का जो किरदार है, मोहसिन नकवी साहब की आप बात करें, ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात चेक करें, ठीक है, साहब करना बोलना गुनाह है लेकिन निकल गया मेरे मुंह से। तो इस रवैये पे कब तक ये रवैया चलता रहेगा आखिर, कब तक? चूँकि आपने इतने टाइम सहाफ़त की, आपने इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी थी? देखें, मैंने एक चीज़ नोट की अपनी सहाफ़त में, यहाँ पर जिसको भी हुकूमत मिलती है ना जब, जी, तो वो यही करता है। जिस दिन वो मसनद इक़्तिदार पर आके बैठते हैं ना, उसके लिए हम लोग कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट उनका, जिसे कहते हैं ना, वो सब कुछ करार पाती है। वो फिर विल ऑफ द पीपल नहीं, विल ऑफ इंस्टीट्यूशन की नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे में वो हमारे पर इसी किस्म के जुमले भी कसते हैं, इसी किस्म के केसेस बनवाते हैं, अवाम का खून बहता है, उससे मुनकर भी होते हैं। तो मेरे लिए कोई इतना सरप्राइज नहीं है। और स्पेशली जब एक ऐसी टेंटेड वो मैंडेट वाली हुकूमत बैठी हो,
आप उससे ये तवक्को करेंगे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जिसे कहते हैं काले करतूत रोकेगी? कभी नहीं रोकेंगे। वो तो उसमें हिस्सेदार हैं, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा में डालेंगे ताकि उनका इक़्तिदार को दवाम मिलता रहे और इस्टेब्लिशमेंट को रहे कि इससे ज़्यादा अच्छे गुलाम हमें नहीं मिलेंगे। सर आपने इन्वेस्टिगेट किया है इस मामले पे, चूँकि आपकी भी नज़र होती है, आप भी इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई तो कहता है कि लोग थोड़े बहुत जो है वो इसमें डेथ हुई है उनकी। क्या आपके पास क्या मतलब तादाद है, क्या फिगर है कि कितने लोग आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक आपको पता चला? अच्छा, मुख्तलिफ फिगर्स हैं, लेकिन 2 से लेके 5 तक का फिगर मेरे पास है कि मुबैना तौर पर 2 डेड बॉडीज़ शायद पिरामिड्स में लाई गई और 3 पोली क्लिनिक में। ये मेरे पास फिगर आ रहे हैं। बाकी अब दोनों इदारे तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये दोनों इदारे गवर्नमेंट के मातहत हैं। ठीक है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली तरदीद कर रहे होंगे? अगर कोई ऐसा था तो आप सहाफ़ियों को दावत देते, वो आकर तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेते, वो दौरा करते। और जो सहाफ़ी तहकीकात करने गया, आज देखिए ड्रग्स के केस में जेल में डाला हुआ है मतीउल्लाह जान। बिल्कुल। तो इससे मज़ीद इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत ने कोई जुर्म किया है जिस पर वो पर्दा डाल रही है। अब ये जो मतीउल्लाह जान साहब की लास्ट बात कर देते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। सर क्या लगता है अभी भी फिर रिहा करेंगे या नहीं, फिर भी किसी और कोई और केस बनाएंगे, क्या हो सकता है? मैं कुछ यकीन से तो नहीं कह सकता। ये जिसे कहते हैं इंतहाई जाबिर रियासत है और ये मुजरमान की रियासत है, जो हो सकता है कोई नया भी घर के लिए एक झूठा कर सकते हैं तो वो एक और भी झूठा कर सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम पुरुमीद हैं, क्योंकि अब जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया सब की तरफ से बयानात आ गए हैं, सब ने ये देख लिया कि एक झूठा मुकदमा है और यही उनके बयानात भी हैं। और हुकूमती खुद जो मुशीर बराए सियासी उमूर है वज़ीर-ए-आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी खुल के कहा कि झूठा मनगढ़ंत मुकदमा है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना आसान होगा मतीउल्लाह जान साहब को किसी और मुकदमे में चार्ज करके अंदर रखना। चलो शुक्र है, राना सनाउल्लाह को थोड़ी गैरत तो आ गई, क्योंकि उसके ऊपर भी पहले ऐसा ये केस बना था और उसी में हमें याद है कि आप और यही मतीउल्लाह जान साहब थे जिन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को एक्सपोज किया था। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद था और इनकी जो ज़बानी जो कहानी थी उस हवाले से आपने सुना कि जिस टाइम ये कवरेज करके डी चौक से जा रहे थे तो वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने उन्होंने क्या देखा, और मतीउल्लाह जान के हवाले से जो गिरफ़्तारी की गई थी उस हवाले से भी उनका ओपिनियन लिया। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।